आज रविवार है। वैसे हाजिर मंडियों में आज जो है बोली बंद रहती है, लेकिन कल आपसे वादा किया था कि आज के दिन यानी कि रविवार को एक स्पेशल लाइव करके आपके साथ चर्चा करेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसको लेकर किसान साथी काफ़ी संशय में हैं और उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे कि उसका क्या नफ़ा और क्या नुकसान जो है भारतीय किसानों को रह सकता है। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप वीडियो को जो है आगे शेयर कर दें साथियों, और शेयर करते जाएं ताकि और साथियों तक ये जो है वीडियो जो है पहुंच सके। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कुछ दिनों से जो है युद्ध चल रहा है और वो जो युद्ध है अब काफ़ी खतरनाक मोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। पहले लग रहा था कि जैसे कोई मीटिंग हो जाएगी और जो है इसका कोई ना कोई जो बेड़ा जिसको अपने बोलते हैं, इसका कोई ना कोई हल जैसे इसका कोई ना कोई हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। आज भी वो युद्ध जो है चल रहा है और रशिया जो है यूक्रेन की राजधानी तक पहुंचने के बिल्कुल करीब है। इन सब का भारतीय बाजारों के ऊपर क्या असर रहेगा? बाजारों से मेरा मतलब ज़्यादा कमोडिटी की जो फसलें हैं, हमारी जो फसलें हैं, मैं उनकी ज़्यादा चर्चा करूंगा। बाकी शेयर मार्केट में क्या रहेगा, XYZ क्या रहेगा, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम सिर्फ किसान के लिए यहाँ बैठे हैं और किसान की ही फिक्र है और किसान की ही जो है बात करेंगे साथियों। देखिए, यूक्रेन जो है वो एक छोटा देश है, लेकिन यूक्रेन बहुत कीमती देश है। यूक्रेन की जो धरती है बड़ी ही उपजाऊ धरती है और इतनी उपजाऊ धरती जो है वो बहुत कम देशों में होती है, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का मानना है। जितने भी लोगों से आज इनपुट लिए हैं उन सबका कहना है कि देश छोटा है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत के अंदर बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन हमारी आबादी इतनी है कि हम लोग जो है दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, दूसरे देशों को चीज़ें भेज नहीं पाते, क्योंकि हमारी आबादी के अनुसार जो है हमें खुद को हमारे खुद के यहाँ जो फसलें वो सारी खपत हो जाती हैं, उल्टा हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, दूसरे देशों से जो है चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के अंदर अब जो है बिजाई का समय लगभग था, अभी जो है बिजाई का समय होने वाला था, लेकिन अभी परिस्थितियां वहाँ पे ऐसी हैं कि असल के अंदर अब अगर मान के चलिए कि अगर ये युद्ध 31 मार्च तक चलता है तो बुरी तरह से प्रभावित होंगी जो तेल के जो स्रोत हैं, चाहे वो सोयाबीन है, चाहे फिर आप ये लगा लीजिए कि सरसों है, चाहे मतलब कि जो भी तेल के जो प्रोडक्ट हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे, क्योंकि यूक्रेन काफ़ी बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को, अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन दोनों, अगर अकेले गेहूं की बात करें और मक्के की बात करें तो दोनों 31 से 33%, अगर अपने आंकड़ों पे आज ज़्यादा चर्चा करेंगे। हालांकि मैं मेरी वीडियो को बड़ा सादा रखने की कोशिश करता होता हूँ आमतौर पे, क्योंकि आंकड़ों के अंदर किसान भाई उलझ जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि देसी भाषा में जो है बात को समझा दिया जाए, लेकिन संडे को लगभग अपने आंकड़ों के साथ भी बात किया करते हैं। तो ये दोनों देश जो है 31 से 33% जो है गेहूं और जौ का जो है ये निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, दूसरे देशों को बेचते हैं, जिसके अंदर मक्के के अंदर भी यूक्रेन की बात करें तो लगभग 1 नंबर का जो है वो निर्यातक है। 1 नंबर के ऊपर मक्का वहां का जो है रहता है, दूसरे देशों को जो बेचता है। देखिए, भारतीय जो भारत का जो गेहूं है उसकी भी मांग बढ़ेगी। देखिए, अगर यूक्रेन के अंदर जौ और यानी कि यूक्रेन और रशिया के अंदर दोनों की बात करें, जौ और खास करके मक्का और गेहूं, ये बड़े ये दोनों देश जो है बड़े लेवल पर उगाते हैं। अगर युद्ध वहाँ 31 मार्च तक चलता है तो वास्तव में वहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो तो गड़बड़ाएगी, उसके साथ साथ भारतीय जो गेहूं है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। मक्के की भी डिमांड बढ़ सकती है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। अगर सूरजमुखी की बात करें तो भारत जो है आज से नहीं, पिछले कुछ सालों से, काफ़ी सालों से 70 से लेके 72% तक जो है सूरजमुखी का तेल वहां से लेता है, यूक्रेन से लेता है। सूरजमुखी के अंदर दुनिया में नंबर 1 पर है यूक्रेन, जो सूरजमुखी का तेल है उसको बेचने के मामले में। तो ये भी एक तेल का स्रोत है। तो जो खाद्य तेल है या तेल के जितने भी स्रोत हैं वो वास्तव में प्रभावित होने वाले हैं, इस बात में कोई भी
शक जो है नहीं है। इसी के कारण सभी एक्सपर्ट लोग ये राय लगा रहे हैं कि सरसों के भाव जो है इस बार ज़्यादा डाउन नहीं होने चाहिए और सरसों के भावों के अंदर एक तेजी हमें जो है देखने को मिल सकती है साथियों। और खाद्य तेलों के अंदर भी तेजी जो है देखने को मिल सकती है। अब उस जो खाद्य तेलों की जो तेजी है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ये जो चीजें हैं ये देखने वाली हैं। इनके ऊपर जो है हमें एक पैनी नजर रखनी पड़ेगी, हमें गौर रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार सरकार ऐसा कदम उठा लेती है, जैसे कि उठाया था, सरसों को वायदा बाजार से बाहर किया गया। अब सरसों जो है, सरसों को चंद लोग चलाते हैं, तो एक ये चीज भी हमें इसके ऊपर भी एक नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि विश्व स्तर के ऊपर जो दो देश 31% जौ, गेहूं और मक्का का जो निर्यात करते हैं और 70% अकेला भारत 70% जो है यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल लेता है, और भी बहुत से देश उससे जो है सूरजमुखी का तेल लेते हैं। तो साथियों बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जो तेल की जो स्रोत हैं उनको वो बिल्कुल प्रभावित होंगे, और तेल की जो फसलें हैं उनके भाव के अंदर एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। एक और फैक्ट है, रूस का देखिए युद्ध चल रहा है, रूस और क्या बोलते हैं, यूक्रेन के बीच में। नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेन का। हालांकि रशिया का भी नुकसान हो रहा है, नो डाउट इसके अंदर, क्योंकि कोई भी देश जब जंग लड़ता है तो नुकसान उसके देश का भी होता है, उसका प्रभाव आपको जो है देखने को मिलेगा और मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो अन्य देश थे, अमेरिका था या दूसरे जो बड़े जर्मनी है और बड़े देश है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, उन लोगों ने व्यापारिक प्रतिबंध भी लगाए हैं और भी कड़े जो कदम रशिया के खिलाफ उठाए हैं। तो रशिया के अंदर नुकसान तो नहीं है, हालांकि एक भी गोली रशिया के अंदर नहीं चली, युद्ध जो है यूक्रेन के अंदर चल रहा है, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों के चलते जो वैश्विक सौदे जो होते हैं उसके अंदर अगर रशिया अगर वो सौदे नहीं कर पाएगा तो 105% रशिया की अर्थव्यवस्था के अंदर भी भारी गड़बड़ी देखने को मिलेगी। हालांकि रशिया का जो माल है वो रशिया अपना बेच सकता है, उसकी जो सप्लाई चेन है वो ठप नहीं होगी। एक तो जो सबसे बड़ी बात कि भारत रशिया के साथ खड़ा है कहीं ना कहीं, तो एक तो भारत को जो चीजें चाहिए कि वो वहां से ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि रशिया भारत का हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है। दूसरी बात करें तो चीन भी जो है कहीं ना कहीं चोरी छुप के आज रशिया के साथ ही खड़ा है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। तो चीन को भी एक बड़ा जो है आयातक है, चीन बड़ी जो है चीजें इधर बाहर से उसको खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि उसका भी भारत की तरह ही हाल है, आबादी के मामले में भी काफी ज्यादा है, क्षेत्रफल के मामले में भी काफी ज्यादा है, तो उसको भी चीजें बाहर के देशों से खरीदनी पड़ती हैं। तो रशिया की जो बिकवाली है वो प्रभावित नहीं होगी ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन यूक्रेन के अंदर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कोई भी देश नहीं कर पाएगा। हालांकि अमेरिका के अंदर, ब्राजील के अंदर और अर्जेंटीना के अंदर पहले बताया जा रहा कि बम्पर फसलें हैं, लेकिन अब वहां के मौसम के अनुसार बताया जा रहा कि वहां थोड़ा मौसम खराब रहा पिछले कुछ दिनों में, और वहां की फसलों को जो है काफी नुकसान साथियों हुआ है। इन सब चीजों का भारतीय बाजारों को जो है एक फायदा मिल सकता है। खास करके बात करूं सरसों की, जौ को भी फायदा मिल सकता है। अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ती हैं, तो ग्वार को भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो एक अच्छा पॉजिटिव रुख ग्वार का भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। गेहूं और जौ के अंदर भी जो है फायदा मिल सकता है किसानों को, और मक्के के अंदर तो 100% जो है इसका सभी एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि इसके अंदर जो है फायदा मिल सकता है। अगर आज युद्ध विराम होता है, मान लीजिए आज युद्ध बंद हो गया, आज अगर युद्ध बंद होता है तो साथियों फिर भी यूक्रेन का ये सीजन तो गया बिजाई का। आपको ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि आज मान लीजिए आपके घर में कोई लड़ाई है, वो लड़ाई आज खत्म होती है तो उसको सलटाते सलटाते जो है 7 दिन तो 10 दिन तो अमूमन लग जाते हैं, वो तो देश का काम है। तो बुरी तरह से प्रभावित होंगी वहां की जो बिजाई है। इस साल का बिजान जो है बिल्कुल प्रभावित होगा, क्योंकि आर्थिक तौर पर भी यूक्रेन काफी कमजोर हो जाएगा इस युद्ध के बाद, ऐसा जो है एक्सपर्ट लोगों का मानना है साथियों। अगर बात करें मेनली तो गेहूं के अंदर इफेक्ट रह सकता है, तेजी बन सकती है। मक्के के अंदर उम्मीद है कि तेजी बन सकती है। सरसों, खाद्य तेल तो जो भी है उनके अंदर तेजी बढ़ेगी। लेकिन पुनः बताऊंगा कि सरकार का रिएक्शन क्या रहता है, सरकार कैसे रिएक्ट करती है, सरकार कैसे देखती है। सरकार किसानों के पक्ष में खड़ी होती है या फिर यूक्रेन से जो सामान आना था, हालांकि मैं बात को दोबारा बताता हूं
कि यूक्रेन एक छोटा देश है लेकिन बहुत ही कीमती देश है। इसी वजह से आज रशिया उसको कब्जाना चाहता है, अमेरिका उसको नाटो के थ्रू कब्जाना चाहता है। ऐसा कुछ तो है यूक्रेन के अंदर, और वो एक गैस का भी बड़ा स्रोत है वहां से। तो साथियों, ऐसा कुछ तो है यूक्रेन के अंदर जो बड़े बड़े देश उसके ऊपर आंख रख के बैठे हैं। कारण यही है, आबादी वहां की कम है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, और 100% ये बात तय है कि अगर वहां पे फसल प्रभावित होती है तो उसकी भरपाई विश्व का कोई और देश, आई डोंट थिंक, मुझे लगता नहीं कि कोई साथियों कर पाएगा। सरसों के अंदर तेजी बन सकती है, ऐसा लग रहा है। एक बार होली के आसपास जाके सरसों प्रेशर में आ सकती है, लेकिन पुनः वही बात है साथियों कि भारत कैसे रिएक्ट करता है, कि कहीं ये नहीं हो कि बाहर के देशों से हम लोग और यानी कि इस चीज के डर से कि यूक्रेन से हमें ये सामान नहीं मिलेगा, तो हम लोग जो है दूसरे देशों से, जो दूसरे अदर जो सोर्स हैं, अदर कंट्रीज हैं, उनसे हम लोग जो है जाके सामान खरीदने लग जाएं, तो फिर कहीं ना कहीं ये लेवल जो है वो वही रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय बात लग रही है कि खाद्य तेलों के अंदर गिरावट अभी नहीं आएगी। तो अगर खाद्य तेल में गिरावट नहीं आती तो उसका सीधा सीधा असर आप सबको पता है कि किस किस फसल के ऊपर पड़ेगा साथियों। एक संकट आ सकता है, तो वो ये आ सकता है कि नरमे के अंदर जो है, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो आपको बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन स्टॉपेज आपको देखने को मिल सकता है। जो नरमा हम लोग 12-13 हजार 14 हजार का देख रहे थे, वो आपका जो सपना पूरा नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है, क्योंकि नरमे के ऊपर इसका बिल्कुल बैड इफेक्ट पड़ेगा, बुरा जो है प्रभाव साथियों पड़ेगा। तो कल जैसे हाजिर मंडियां चालू होंगी, मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर फसलों के दिन के भाव की जानकारी देंगे, और रात को कल शाम को फेसबुक के ऊपर लाइव मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आगे साथियों शेयर कर देना। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।